तो जैसे खाना बनाने के लिए हर सामग्री के लिए एक नियम तय होता है, वैसे ही केमिस्ट्री में कोई भी चीज होने के लिए कुछ नियम हमारे तय रहते हैं। तो इन्हीं नियम्स को आज हम पढ़ने जा रहे हैं इस लेक्चर में। तो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फ्यूके एजुकेशन के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म में। मैं प्रदीप मालविया आप सभी का केमिस्ट्री मेंटर एक बार फिर आप सभी के साथ आया हूँ एक लेक्चर के साथ। और इस लेक्चर में हम समझने जा रहे हैं हमारा नया टॉपिक लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। ये लॉ हमारी केमिस्ट्री के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि सारी रिएक्शन या कंपाउंड का फॉर्मेशन हो, चाहे किसी रिएक्शंस का बात हो, सारे के सारे कौन सी चीजों को फॉलो करते हैं, ये फॉलो करते हैं लॉ को। केमिस्ट्री में कोई भी प्रोसेस इन लॉ को फॉलो किए बिना नहीं होती। तो चलिए वन बाय वन इन लॉ को पढ़ते हैं कि लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन एक्चुअल में है क्या, ये चीजें है क्या। तो चलिए देखते हैं वन बाय वन सभी के बारे में। तो आज के हम पढ़ने जा रहे हैं लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। तो सबसे पहले देखते हैं लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में कितने टाइप्स के लॉ को हम पढ़ेंगे। तो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन बेसिकली 5 लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन है, जिनमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। पहला लॉ क्या है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है, और जिसे किसने दिया था? आपका एंटनी लवोजियर ने। इनको 1789 में इस लॉ को आपका रिप्रेजेंट किया था। क्लियर? एंटनी लवोइजर ने इस लॉ को दिया था। सेकंड लॉ क्या है हमारा? लॉ ऑफ डिफाइनाइट प्रोपोर्शंस। लॉ ऑफ डिफाइनाइट प्रोपोर्शन इज गिवन बाय बेसिकली साइंटिस्ट जोसेफ प्राउस्ट। क्लियर? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इज गिवन बाय एंटनी लवोइजियर इन 1789 and law of definite proportion is given by Joseph Proust. The third law is law of multiple proportion. Basically law of multiple proportion it is given by Dalton in 1803। और जो फोर्थ लॉ हमारा गे लूसेक फॉर गैसियस वॉल्यूम, तो ये गैसेस के लिए है, गैसेस उनकी वॉल्यूम्स के लिए, और ये दिया था आपका गे लूसेक ने इन 1808। और फिफ्थ हमारा जो लॉ हम पढ़ेंगे दैट इज अवर एवोगैड्रोस लॉ। तो ये किस साइंटिस्ट ने दिया था ये लॉ? तो नेम से क्लियर है, लॉ क्या है आपका? एवोगैड्रोस लॉ। तो सबसे पहले फर्स्ट लॉ के साथ स्टार्ट करते हैं। पहला लॉ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है? नेम से ही जैसे क्लियर है कि भाई इसमें मास क्या रह रहा है आपका? कंजर्व रह रहा है। और ये किसने दिया था आपका? एंटनी लवोइजियर ने ये लॉ दिया था 1789 में। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है भाई कि जितना आप सब्सटेंस ले रहे हो, क्लियर, जितना आप सब्सटेंस ले रहे हो उतनी ही मात्रा में क्वांटिटी में सब्सटेंस आपका फॉर्म होगा। क्लियर है? जितना आप सब्सटेंस टेक करोगे उतना ही सब्सटेंस बनेगा। सिंपल सी बात है कि भाई अगर आप मान लो 10 ग्राम आपने लिया, 10 ग्राम कोई भी आपने रिएक्टेंट, जो भी रिएक्ट करता है उसे रिएक्टेंट कहते हैं, तो जो प्रोडक्ट है वो 10 ग्राम ही बनेगा। मतलब उसमें ना मास कम होगा ना मास ज्यादा होगा, क्योंकि ऐड भी नहीं होगा और रिलीज भी नहीं होगा। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हमें यही कहता है कि ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन जो मास ऑफ रिएक्टेंट है और वो प्रोडक्ट है वो हमेशा कैसा है? कंजर्व, मतलब कांस्टेंट बना रहता है, वो कभी भी चेंज नहीं होता केमिकल रिएक्शन में। क्लियर? केमिकल रिएक्शन में कोई भी कभी भी चेंज नहीं होता। क्लियर है? तो इसके ये क्या है? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ ऑल केमिकल चेंजेस द टोटल मास ऑफ सिस्टम रिमेन कांस्टेंट। एंड केमिकल चेंज मास इज नीदर क्रिएटेड नॉट बी डिस्टर्ब। और इस लॉ को क्या कहते हैं? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो एग्जांपल से समझते हैं, सपोज हमारे पास एक रिएक्शन हो रही है, हमने सिल्वर नाइट्रेट की रिएक्शन किसके साथ, सॉरी, अगर हम कोई भी रिएक्शन की बात करें, सपोज हमने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रिएक्शन कराई, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रिएक्शन से क्या बन रहा है आपका? वाटर मॉलिक्यूल बन रहा है, वाटर। इस रिएक्शन में सपोज मैंने ले लिया, हमने लिया 10 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन और 10 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, तो हमें यहाँ पर वाटर कितने ग्राम मिलेगा? तो वाटर हमें मिलेगा 20 ग्राम, क्योंकि जितने अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जितना हम रिएक्टेंट ले रहे हैं उतना ही हमारा प्रोडक्ट बनेगा। तो रिएक्टेंट हमारा टोटल कितना था? तो टोटल हमारा 10 और 10 20 ग्राम था। तो रिएक्टेंट 20 ग्राम है तो प्रोडक्ट भी आपका कितना बनेगा? 20 ग्राम है। तो बेसिकली सिंपल जो मीनिंग है इस लॉ की वो ये है कि जो टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट है, टोटल मास ऑफ आपका रिएक्टेंट है वो किसके इक्वल होता है? वो होता है आपका टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट के, टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट के इक्वल होता है। ये इस लॉ का बेसिकली स्टेटमेंट है। सपोज अगर हम किसी केमिकल रिएक्शन के लिए बात करें, मैंने एग्जांपल के लिए अगर हम बात कर लेते हैं कोई केमिकल रिएक्शन, जैसे सिल्वर नाइट्रेट की केमिकल रिएक्शन है कॉपर सल्फेट से, तो इसको हम कह सकते हैं CuNO3
आपका 2 बनेगा और साथ में AgSO4। तो बेसिकली ये एक हाइपोथेटिकल केमिकल रिएक्शन है। इसकी जगह कोई भी और रिएक्शन अगर हम जनरल केमिकल रिएक्शन भी ले सकते हैं, जैसे मान लो A+B है, ये क्या बना रहा है C+D, है ना, 2 बना रहा है। तो यहाँ पर रिएक्टेंट क्या है, A और B है, और प्रोडक्ट क्या है, C और D। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास के अकॉर्डिंग अगर हम देखेंगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंग अगर मास देखेंगे, तो जो मास ऑफ A प्लस मास ऑफ V, ये क्या हो गया, टोटल रिएक्टेंट का मास। ये किसके इक्वल होगा, ये इक्वल होगा आपका मास ऑफ C प्लस मास ऑफ D के इक्वल। क्लियर। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हमें यही कहता है कि मास ऑफ A प्लस मास ऑफ B मीन्स टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट किसके इक्वल होगा, टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट के। तो अब इससे एक बेहतरीन चीज और समझते हैं। अब मान लीजिए कोई भी रिएक्शन हो रही है, या फिर आइंस्टीन का एक इक्वेशन आपको याद होगा। आइंस्टीन का क्या है भाई, E इक्वल्स टू mc²। क्लियर। आइंस्टीन ने एक जनरलाइज इक्वेशन दिया था, उस जनरलाइज इक्वेशन से हम क्या कह सकते हैं भाई, E किसके इक्वल होता है, आपका mc², जहां m क्या होता है, बेसिकली मास को डिनोट करता है, और c किसका है, वेलोसिटी ऑफ लाइट को डिनोट करता है। तो इस रिलेशन में अगर हम देखें एनर्जी, तो यहाँ पर अगर आइंस्टीन के इक्वेशन के लिए बात करें हम, आइंस्टीन के इक्वेशन के अकॉर्डिंग, तो आइंस्टीन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो आइंस्टीन इक्वेशन क्या कहता है भाई, आइंस्टीन इक्वेशन के अकॉर्डिंग E किसके इक्वल होता है, E इक्वल होता है आपका mc² के इक्वल। ठीक है। यहाँ पर अगर C लाइट ऑफ वो तो कांस्टेंट है, तो यहाँ हम कह सकते हैं E आपका एनर्जी है, मतलब मास। तो जो एनर्जी है, एनर्जी एंड मास, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, या फिर वो क्या है, इंटर कन्वर्टिबल है। एनर्जी और मास क्या है भाई, इंटर कन्वर्टिबल है। मतलब जो मास है वो एनर्जी में चेंज हो सकता है, और जो एनर्जी वो मास में चेंज हो सकती है। क्लियर। तो अगर कोई रिएक्शन, मान लो ऐसी कोई रिएक्शन हो रही है जिनमें एनर्जी रिलीज हो रही है, एनर्जी रिलीज हो रही है, या फिर एनर्जी क्या हो रही है, गेन हो रही है, या मतलब हम बात कर रहे हैं एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए। हर रिएक्शन या तो एक्सोथर्मिक होगी या एंडोथर्मिक होगी। तो भाई यहाँ पर एनर्जी रिलीज हो रही है, मतलब मास में कुछ ना कुछ चेंज तो आना चाहिए। यहाँ पर एनर्जी गेन हो रही है, तो यहाँ पर भी मास में कुछ ना कुछ चेंज आना चाहिए, क्योंकि अकॉर्डिंग टू जो हमारा आइंस्टीन इक्वेशन है कि ई एनर्जी और मास क्या इंटर कन्वर्टिबल है। तो अगर एनर्जी रिलीज हो रही, मतलब मास जो जितना उससे रिड्यूस होना चाहिए, मतलब मास क्या हमारा कंजर्व नहीं रहता, मास हमारा कंजर्व रहता है, बस मास किस में कन्वर्ट हो गया, एनर्जी में। मतलब जो टोटल मास, जो रिएक्टेंट का जो टोटल मास है वो प्रोडक्ट इक्वल होना चाहिए, वो नहीं होगा। क्यों, क्योंकि कुछ अमाउंट ऑफ मास किस में कन्वर्ट हो गया, आपका हमारा एनर्जी में कन्वर्ट होता। तो ये हमारा एक पॉइंट है इस इक्वेशन के लिए। क्लियर है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हमें क्या बताता है, ये बेसिकली हमें बताता है कि भाई रिएक्शन में जितना आप प्रोडक्ट रिएक्टेंट लोगे उतने ही अमाउंट में आपको प्रोडक्ट मिलेगा, उससे ज्यादा कुछ नहीं। जितना मीन्स इतना है कि जितना आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो उतना ही आपको रिटर्न हमें मिलेगा। क्लियर। चलिए अब देखते हैं हमारा सेकंड लॉ। सेकंड लॉ क्या है, लॉ ऑफ डिफाइनाइट और कांस्टेंट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ डिफाइनाइट और कांस्टेंट प्रोपोर्शन क्या कहता है कि भाई डिफाइनाइट मतलब फिक्स है, या कांस्टेंट मतलब जो चीज है वो फिक्स है, मतलब ये चीज कभी चेंज नहीं होगी। तो लॉ ऑफ डिफाइनाइट प्रोपोर्शन और जो कांस्टेंट प्रोपोर्शन है वो क्या कहता है कि भाई कोई भी एलिमेंट है या कोई भी कंपाउंड है, कोई भी कंपाउंड जो 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट के एक फिक्स रेशियो से मिलकर बनता है। ये हमने अभी फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा कि जो कंपाउंड है वो एलिमेंट के आपस में कॉम्बिनेशन जो एक फिक्स रेशियो में कंबाइन होते हैं उनसे बनता है। उनमें जो कंपाउंड्स के मास का जो रेशियो रहता है वो हमेशा क्या रहता है, फिक्स रहता है। हमेशा क्या रहता है, फिक्स रहता है, चाहे उस कंपाउंड का सोर्स कुछ भी हो, चाहे वो किसी भी मेथड से प्रिपेयर किया गया हो। तो ये लॉ हमें क्या कहता है कि अ केमिकल कंपाउंड ऑलवेज कंटेन्स द सेम एलिमेंट कंबाइंड टुगेदर इन अ फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय मास। मतलब कोई भी जो कंपाउंड है वो एलिमेंट के हमेशा फिक्स्ड प्रोपोर्शन ऑफ मास को कंटेन करके रखता है इक्वल में। A chemical compound has a fixed composition and it does not depend on the method of its preparation or the source from which it has been obtained। मतलब ये सोर्स और मेथड पे डिपेंड नहीं करेगा। जैसे एग्जांपल के चलिए हम समझते हैं, एग्जांपल से अगर हम देखते हैं, सपोज मैं बात करूं आपको वाटर की। वाटर है, वाटर के अगर सोर्सेज अलग अलग हो सकते हैं, आप टैप वाटर आप यूज कर सकते हो भाई,
आप टैप वाटर यूज कर सकते हो, आप सॉल्ट वाटर यूज कर सकते हो, है ना। आप नॉर्मल वाटर, ग्राउंड वाटर यूज कर सकते हो। आप मतलब ये वाटर के डिफरेंट डिफरेंट सोर्स हैं। आप जो भी तालाब वगैरह वहां से भी आप वाटर कलेक्ट कर सकते हो। तो क्या ये जो वाटर है, जो कि जिसका सोर्स अलग अलग, तो भाई टैप वाटर है, सॉल्ट वाटर, ग्राउंड वाटर, ये सब कुछ क्या अलग अलग सोर्सेज हमारे पास हैं। तो क्या इसमें वाटर में जो प्रेजेंट हमारे एलिमेंट है उनके मास का रेशियो चेंज हो जाएगा क्या? भाई अगर हम टैप वाटर लेंगे तो भी H2O वही रहेगा, इसमें भी वाटर H2O ही रहेगा। सॉल्ट वाटर में भी वाटर क्या होता है भाई, H2O ही होता है। ग्राउंड वाटर लो, आप कोई सा वाटर लो, वाटर मतलब H2O ही रहेगा। H2O मतलब इनमें जो मास ऑफ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन वो हमेशा एक फिक्स रेशियो में रहेगा। हाइड्रोजन का मास यहाँ पर 2 है, ऑक्सीजन का 16, रेशियो कितना 1:8। तो टैप वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मासेस का रेशियो कितना 1:8। तो भाई सॉल्ट वाटर में भी इतना ही रेशियो रहेगा, ग्राउंड वाटर में भी इतना ही रेशियो रहेगा, वो रेशियो कभी चेंज होगा नहीं। क्लियर है? तो सेम अगर सेकंड एग्जांपल लेके देखते हैं, जैसे अगर मैं बात करूं, हम बात करते हैं भाई कार्बन डाइऑक्साइड की, मैं आपसे बात कर लेता हूँ, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड की अगर हम बात करें तो जिसको अलग अलग मेथड से प्रिपेयर कर सकते हैं। पहली मेथड क्या हो सकती है भाई, कार्बन और ऑक्सीजन की रिएक्शन करा दी, हमें क्या मिल गया, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। या फिर ये हो गया कार्बन मोनोऑक्साइड और ऑक्सीजन की रिएक्शन करा दी तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिल जाए। या हम कह रहे हैं कि भाई हमने जो भी हमारे हाइड्रोकार्बन है मीथेन, उसका ऑक्सीडेशन करा दिया, मतलब तो हमें क्या मिल जाएगी भाई, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है आप देख रहे हो, इसके जो प्रिपरेशन की मेथड है वो तीनों अलग अलग है। पहली मेथड ये है, सेकंड मेथड ये है, थर्ड मेथड ये है, ठीक है। तीनों मेथड क्या है, डिफरेंट डिफरेंट है। तो डिफरेंट डिफरेंट मेथड है, तो क्या इनमें डिफरेंट डिफरेंट मेथड बनने के कारण क्या इनमें कार्बन और ऑक्सीजन के मास का रेशियो चेंज हो जाएगा क्या? नहीं होगा, क्योंकि अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डिफाइनाइट प्रोपोर्शन, मास किसी भी कंपाउंड में एलिमेंट के जो मास का जो रेशियो है वो हमेशा सेम रहता है, चाहे वो किसी भी मेथड से बने या फिर उसका सोर्स कुछ भी हो। तो भाई भले ही ये इसके तीनों के डिफरेंट डिफरेंट मेथड है कार्बन डाइऑक्साइड की बनाने की, लेकिन इनमें इसके मास का रेशियो सेम होगा। जैसे इसमें बात करें, इनके मास का रेशियो क्या है, कार्बन का 12 होता है और ऑक्सीजन का कितना होगा 32। तो अगर हम रेशियो निकालें, यहाँ पर 2 6 12 और यहाँ पर हो जाएगा 16, यहाँ पर 3 और 8, तो 3:8 आ रहा है। तो यहाँ पर CO2 के जो एलिमेंट है, दोनों कार्बन और ऑक्सीजन के मास का रेशियो 3:8 आ रहा। तो यहाँ पर भी 3:8 ही मिलेगा और यहाँ पर भी ये हमें 3:8 में ही मिलेंगे। मतलब मेथड अलग अलग हो सकती है, लेकिन उनके जो मास का रेशियो है या फिर वो हमेशा सेम रहेगा। मतलब ये हमेशा इसी रेशियो में कंबाइन होंगी। क्लियर है? इनके मास के इसी रेशियो में कंबाइन होंगे। क्लियर है? तो ये है हमारा लॉ ऑफ कांस्टेंट और डेफिनाइट प्रोपोर्शन। डेफिनाइट मतलब हर चीज फिक्स है कि भाई चाहे कुछ भी सोर्स हो, चाहे कुछ भी कोई भी मेथड से हम प्रिपेयर कर रहे हैं, जितना मास का रेशियो उस कंपाउंड में एलिमेंट के मास का रेशियो जितना होता है उतना ही रहेगा ऑलवेज। क्लियर है? अब हम बढ़ते हैं हमारे थर्ड लॉ की तरफ। थर्ड लॉ हमारा क्या कहता है, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। अब लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, मल्टीपल मतलब एक से ज्यादा, प्रोपोर्शन मतलब रेशियो। तो मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या होता है, पहले हम स्टेटमेंट पढ़ते हैं, फिर उसके बाद एग्जांपल से समझेंगे। सो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इफ टू एलिमेंट्स, दो एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड, दो एलिमेंट्स कंबाइन होके एक से ज्यादा कंपाउंड बनाते हैं, देन the element, okay, then the element different masses of one element which combine with a fixed mass of other element bear a simple ratio to one another। सिंपल्स कहने की बात यह है कि भाई हमारे पास दो एलिमेंट हैं, दोनों आपस में कंबाइन होके दो से ज्यादा कंपाउंड बनाते हैं, जिसमें उन सारे कंपाउंड्स में एक एलिमेंट का मास क्या रहता है, कांस्टेंट, और दूसरे एलिमेंट का मास बदलता रहता है। तो जिस एलिमेंट का मास जो कि चेंज होता है, वो उस एलिमेंट का मास अगर हम हर एक कंपाउंड में देखें तो हमेशा किस में रहता है, एक सिंपल रेशियो में रहता है। जैसे एग्जांपल के लिए चलिए बात करते हैं, यहाँ पर देखते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें, सबसे पहले एग्जांपल लेते हैं, जैसे कार्बन एंड ऑक्सीजन, दो हमारे कंपाउंड है। क्लियर है? ये दो कंपाउंड बनाते हैं, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड और एक कार्बन मोनोऑक्साइड।
यहाँ पर अगर हम मास का रेशियो देखें तो कार्बन का 12, ऑक्सीजन का कितना होगा 30, नहीं, ऑक्सीजन का कितना होता है 60, और ये यहाँ पर हो जाएगा 32, यहाँ पर इसका 12 और इसका 60। क्लियर। अब देखो दो एलिमेंट कंबाइन होकर दो कंपाउंड बना रहे हैं जिसमें एक एलिमेंट का मास फिक्स है। एक एलिमेंट किसका मास फिक्स है भाई, ये जो कार्बन है इसका मास आप देख रहे हो ये फिक्स है, ये कितना है, ये दोनों ही कंपाउंड में इसका मास फिक्स है कितना है 12 है, यहाँ पर भी 12 और यहाँ पर भी 12 है। तो जब दो एलिमेंट कंबाइन होकर दो या उससे ज्यादा कंपाउंड बनाते हैं जिसमें एक एलिमेंट का मास फिक्स होता है, तो जो सेकेंड एलिमेंट जो कि दूसरे एलिमेंट के फिक्स्ड मास के साथ रिएक्ट कर रहा है, कौन सा एलिमेंट किसके, यहाँ पर ऑक्सीजन कार्बन के फिक्स्ड मास के साथ रिएक्ट कर रहा है, यहाँ पर ऑक्सीजन भी यहाँ 12 से रिएक्ट कर रहा है, यहाँ का ऑक्सीजन भी कार्बन के 12 से रिएक्ट कर रहा है। तो जो एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के फिक्स्ड मास के साथ रिएक्ट करता है वो हमेशा क्या करता है, एक सिंपल रेशियो बियर करता है। तो यहाँ पर अगर हम ऑक्सीजन के मास का रेशियो देखें दोनों कंपाउंड में, इसमें कितना 16 और इसमें कितना है ऑक्सीजन 32, तो ये रेशियो क्या है, ऑलवेज एक सिंपल रेशियो है। क्लियर है। और रेशियो क्या है आपका, एक सिंपल रेशियो है। हम एक एग्जांपल और लेके देखते हैं। एक एग्जांपल और की अगर हम बात करें, देखिए पूरा इससे लॉ क्लियर होगा। सपोज हमारे पास दो एलिमेंट है, नाइट्रोजन है और एक ऑक्सीजन है। नाइट्रोजन है ऑक्सीजन है, दो कंपाउंड जब मिलके एक या दो से उससे ज्यादा कंपाउंड बनाते हैं तो ये कंबाइन होकर क्या कंपाउंड बना रहा है, N2O बना रहे हैं, NO बना रहे हैं, N2O3, N2O4 बनाते हैं और साथ में बनाते हैं N2O5। क्लियर। तो यहाँ पर ये डिफरेंट कंपाउंड्स बनाते हैं, दो एलिमेंट कंबाइन होके आपके डिफरेंट कंपाउंड बना रहा है, दो या दो से ज्यादा कंपाउंड का फॉर्मेशन ये कर रहे हैं। तो एक एलिमेंट जो कि दूसरे एलिमेंट के फिक्स्ड मास के साथ रिएक्ट कर रहा है, एक एलिमेंट जो कि दूसरे एलिमेंट के फिक्स्ड मास के साथ रिएक्ट कर रहा है। यहाँ अगर हम देखें कौन सा एलिमेंट किसके फिक्स्ड मास के साथ रिएक्ट कर रहा था, यहाँ देखते हैं, यहाँ नाइट्रोजन 14 मतलब यहाँ पर होता है 28, यहाँ पर हो जाएगा 16, यहाँ पर इसका कितना होता है 14 नाइट्रोजन का, इसका 16, यहाँ पर 14 हो जाएगा, ये 28 हो जाएगा, यहाँ पर ये 48 हो जाएगा 3 ऑक्सीजन के लिए, यहाँ पर ये 28, यहाँ पर इसका 64 और यहाँ पर ये 28 और ये आपका 80। ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं 2 का मल्टीप्लाई कर दूं इसमें तो मुझे क्या रेशियो मिलेगा, यहाँ पर देखो, यहाँ पर मुझे मिल जाएगा, ये कितना मिलेगा, मुझे मिलेगा ये 28, ठीक, यहाँ पर हमें मिलेगा 28 और यहाँ पर मिलेगा हमें 32। तो अब हम देख रहे हैं कि भाई नाइट्रोजन ऑक्सीजन दो डिफरेंट कंपाउंड है, ये आपस में कंबाइन होकर दो या दो से ज्यादा कंपाउंड का फॉर्मेशन कर रहे हैं। और इसमें आप देख रहे हो कि जो ऑक्सीजन है वो नाइट्रोजन के फिक्स्ड मास के साथ रिएक्ट कर रहा है। तो ऑक्सीजन इज रिएक्टिंग विद द फिक्स्ड मास ऑफ नाइट्रोजन, यहाँ पर भी 28 ग्राम, 28 28 28 28। तो हर एक कंपाउंड में देख रहे हैं नाइट्रोजन का मास फिक्स है, मतलब ऑक्सीजन नाइट्रोजन के फिक्स्ड मास के साथ रिएक्ट कर रहा है। तो जो ऑक्सीजन का मास होगा हर एक कंपाउंड में वो हमेशा एक सिंपल रेशियो में रहेगा। तो हर एक अगर कंपाउंड में हम ऑक्सीजन का मास देखें, मास ऑफ ऑक्सीजन, इस कंपाउंड में मास ऑफ ऑक्सीजन कितना 16 है, इसमें कितना है आपका 32, थर्ड वाले में कितना 48, उसके बाद 64, इसके बाद कितना 80। तो अगर हम इसमें देखें तो रेशियो क्या आएगा 1 2 3 4 5, मतलब एक सिंपल रेशियो हमें दिखाई दे रहा। तो यही हमारा लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या कहता है, जब दो एलिमेंट, दो या दो से ज्यादा एलिमेंट आपस में कंबाइन होके, जब दो एलिमेंट कंबाइन होके दो या दो से ज्यादा कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं, सो द एलिमेंट विच रिएक्ट विद द फिक्स्ड मास ऑफ अनदर एलिमेंट, एक जो एलिमेंट जो कि दूसरे के फिक्स्ड मास के साथ रिएक्ट कर रहा है उसके मास का जो रेशियो होगा वो एक सिंपल रेशियो होता है। यहाँ पर ऑक्सीजन नाइट्रोजन के फिक्स्ड मास के साथ रिएक्ट कर रहा है तो इसका जो ऑक्सीजन के जो मास का रेशियो होगा वो एक सिंपल रेशियो होगा, दैट इज 1 2 3 4 5। क्लियर। तो ये था हमारा लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। क्लियर। तो ये हमारे 3 लॉ हो चुके हैं। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट लॉ की ओर। तो जो नेक्स्ट लॉ है हमारा वो क्या है, ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट लॉ है लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। इसे गे-लुसेक लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम भी कहा जाता है। इसको किसने दिया था, इसको दिया था गे-लुसेक ने। तो इस रूल के अकॉर्डिंग, अगर हम लॉ के अकॉर्डिंग सॉरी अगर हम बात करें तो क्या होता है कि गैसेस रिएक्ट विद ईच अदर इन द सिंपल रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम्स, एंड इफ the product is also in gaseous state, the volume of the product also bears a simple ratio
with the volume of gaseous reactant when all volumes are measured under similar condition, temperature and pressure। तो इसका सिंपल सा मीनिंग अगर हम देखें तो सिंपल सा मीनिंग क्या है, जब भी कोई केमिकल रिएक्शन में एक सिमिलर टेम्परेचर और सिमिलर प्रेशर के अंदर अंडर सिमिलर प्रेशर एंड टेम्परेचर व्हेन गैसेस रिएक्ट, वो दे ऑलवेज रिएक्ट इन देयर सिंपल रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम। मतलब जिस रेशियो में वो रिएक्ट करते हैं गैसेस, वही उनके वॉल्यूम का रेशियो होता है। अगर हमारा जो प्रोडक्ट बन रहा है वो भी गैस अगर है, तो उसका वो जिस रेशियो में उसका फॉर्मेशन होता है वो उसी के वॉल्यूम, तो उतने ही वॉल्यूम में वो रिएक्ट करती है। जैसे एग्जांपल के लिए बात करते हैं, एग्जांपल से देखते हैं चीजों को। जैसे सपोज हाइड्रोजन गैस यहाँ पर और क्लोरीन गैस आपस में कंबाइन होकर क्या बना रहे हैं, 2 मॉलिक्यूल ऑफ HCl गैस बना रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम इस चीज से हमें समझ में क्या आ रहा है कि यहाँ पर जो हाइड्रोजन गैस है और क्लोरीन गैस है, ये किस रेशियो में रिएक्ट कर रही है भाई, ये किस रेशियो में रिएक्ट कर रहे हैं, ये रेशियो 1 और 1 के रेशियो में रिएक्ट कर रही है, और कितने इसका 2 रेशियो इसका बन रहा है। तो इनका जो ये सिंपल रेशियो ये बियर करती है, वही उनके वॉल्यूम का रेशियो होता है। मतलब इनके अगर हम वॉल्यूम का रेशियो भी अगर मैं देखूं तो वॉल्यूम का रेशियो भी 1:1 होगा, इसका भी कितना वॉल्यूम होगा 2। तो मतलब इसका 1 वॉल्यूम और इसका 1 वॉल्यूम, ये दोनों आपस में रिएक्ट करके इसके 2 वॉल्यूम बनाते हैं, 2 वॉल्यूम आपस में इसके बनाएंगे। क्लियर है? तो ये था आपका एवोगैड्रो गे-लुसाक लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। एक और एग्जांपल अगर हम देखें तो सपोज हमारा सेकंड एग्जांपल क्या है, N2 3S2 और 2NH3। यहाँ पर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस आपस में कंबाइन होकर क्या बना रही है आपका, ये बना रही है आपका अमोनिया गैस। तो यहाँ पर ये किस रेशियो में रिएक्ट कर रही है, ये रेशियो में रिएक्ट कर रही है 1:3 के रेशियो बियर कर रही है ये रिएक्शन में, और यहाँ के 2 मॉलिक्यूल्स बन रहा है। तो इनके जो वॉल्यूम का रेशियो भी यही होगा। मतलब नाइट्रोजन का 1 वॉल्यूम इससे रिएक्ट करेगा, इसका 3 वॉल्यूम इससे रिएक्ट करेगा, और किसके कितने वॉल्यूम बनेंगे, इसके 2 वॉल्यूम का फॉर्मेशन होगा। क्लियर? इसका 1 वॉल्यूम इसके 3 वॉल्यूम के साथ रिएक्ट करके इसके 2 वॉल्यूम का फॉर्मेशन यहाँ पर ये करेंगे। क्लियर है? अगर हम एक और एग्जांपल लें, जैसे सपोज हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन आपस में इन दोनों को कंबाइन किया और क्या बनाया हमारा, यहाँ पर हमारा वाटर वेपर बन रहा है, H2O गैस, कितना 2 बन रहा है। क्लियर? तो यहाँ पर हमारा 2, तो ये किस रेशियो में रिएक्ट कर रहे हैं, ये रिएक्ट कर रही है 2:1 में। तो इनके जो वॉल्यूम का रेशियो है, वॉल्यूम का रेशियो भी वही होगा। तो इसका 2 वॉल्यूम हाइड्रोजन का, ऑक्सीजन का 1 वॉल्यूम, ये आपस में रिएक्ट करेंगे और यहाँ पर 2 वॉल्यूम ऑफ वाटर वेपर का फॉर्मेशन ये करेंगे। क्लियर है? तो ये था हमारा गे-लुसाक ऑफ गैसेस वॉल्यूम। मतलब जो हमारी गैसेस हैं जिस रेशियो में वो रिएक्ट करती हैं, उनके वॉल्यूम का रेशियो भी वही होता है, सेम। वॉल्यूम का रेशियो क्या होगा, सेम रहेगा। ठीक है, क्लियर? अब हमारा नेक्स्ट लॉ है एवोगैड्रोस लॉ। अब एवोगैड्रोस लॉ क्या है, बेसिकली इसको थोड़ा समझते हैं। इसके लिए पहले मूल कॉन्सेप्ट के थोड़ा हमें जानकारी होना चाहिए। इसको मूल कॉन्सेप्ट को हम डिटेल में थोड़ा अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे, क्योंकि बड़ा टॉपिक है। पहले हम थोड़ा लॉ पढ़ लेते हैं कि भाई एवोगैड्रोस लॉ क्या है। एवोगैड्रोस लॉ के अकॉर्डिंग क्या है कि भाई जो इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस, ऑल गैसेस हैं एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर शुड कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अगर सेम टेम्परेचर सेम प्रेशर पे जो इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस हैं वो इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को कैरी करते हैं। मतलब जैसे अभी हमने अमोनिया के उसमें देखा था N2 3S2 क्या बना रहा भाई आपका 2NH3। क्लियर है? तो यहाँ पर इनके कितने वॉल्यूम रिएक्ट करते हैं भाई, गे-लुसाक वॉल्यूम, गे-लुसाक लॉ के अकॉर्डिंग हमने देखा था इसका 1 वॉल्यूम रिएक्ट करेगा, इसका 3 वॉल्यूम रिएक्ट करेगा और इसके 2 वॉल्यूम का फॉर्मेशन होगा। तो एवोगैड्रो लॉ हमें यही कहता है कि भाई जिस वॉल्यूम में वो रिएक्ट करते हैं उनके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी उसी रेशियो में रहते हैं। मतलब इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर शुड कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो यहाँ पर इसके 1 वॉल्यूम में इसके कितने मॉलिक्यूल्स रहेंगे भाई, इसका 1 मॉलिक्यूल है, इसके 3 वॉल्यूम है, तो मतलब इसके 3 मॉलिक्यूल है। ठीक है, इसके 3 मॉलिक्यूल, इसके 1 मॉलिक्यूल। इक्वल वॉल्यूम क्या करेंगे, इक्वल मॉलिक्यूल्स कंटेन करते हैं। इसके 2 वॉल्यूम का फॉर्मेशन हो रहा, मतलब इसके कितने 2 मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो रहा है। तो कहने की सिंपल मीनिंग है कि 1 मॉलिक्यूल 1 वॉल्यूम, मतलब 1 वॉल्यूम इसका रिएक्ट कर रहा है, मतलब इसका 1 मॉलिक्यूल रिएक्ट कर रहा है, इसके 3 मॉलिक्यूल रिएक्ट करके 2 मॉलिक्यूल आपके अमोनिया के बना रहे हैं।
तो एवोगैड्रो लॉ यही कहता है कि भाई जितना वॉल्यूम रहता है उतने ही आपके मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करते हैं। क्लियर है? तो ये हमारे थे लॉ ऑफ सारे जो केमिकल कॉम्बिनेशन है वो। आई होप आप सभी को ये टॉपिक पसंद आया होगा, और इसमें कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो अब जो भी इस चीज को आप अच्छे से समझ गए होंगे कि केमिस्ट्री में जो भी कुछ होता है, सारी प्रोसेस रहेंगी, वो सब किसके अकॉर्डिंग होती? वो होती है हमेशा लॉ के अकॉर्डिंग। लॉ के बिना कुछ नहीं चलता। समझ गए? तो इसके लिए तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। जो भी डाउट है आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, और हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आज ही प्ले स्टोर से फ्यूके एजुकेशन ऐप को डाउनलोड करें और उससे माध्यम से आप हमसे जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।